चलिए, फिर है सबसेट्स। अब सबसेट की बात करते हैं तो सबसेट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई सेट है और सेट के अंदर से निकलने वाले जो सेट्स होते हैं ना उनको बोलते हैं सबसेट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि दो या तीन नदियां हैं और वो नदियां जाकर एक बड़े समंदर में मिल जाती हैं, एक ओशियन में मिल जाती हैं, तो हमने ये बोला कि वो जो नदियां है ना वो नदियां उस बड़े समंदर का सबसेट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो इसका एक एग्जांपल हुआ। आप ऐसे समझिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक हमारे पास सेट है। सबसेट्स को स्टडी करने के लिए हम ये कहेंगे कि इफ देयर इज अ सेट कैपिटल ए, इफ देयर इज अ सेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है कैपिटल ए, उसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स हैं। अब हमने ये कहा कि इसमें से मुझे कोई भी एक दो या तीन या चार एलिमेंट्स निकाल कर हम उसका एक नया सेट बना देते हैं, तो वो सबसेट कहलाएगा। कैसे? हमने ये कहा कि b इज इक्वल टू 1 2। तो हमने क्या करा कि ये जो 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स थे, इसमें से दो एलिमेंट्स निकाल लिए हमने, वन निकाल लिया और टू निकाल लिया। वन और टू निकाल कर फिर मैंने उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया, तो ये एक नया सेट बन गया बी। तो जो बी एक नया सेट बन गया, तो ये बी निकला किसमें से है? ये बी निकला तो इसमें से ही है ना, बड़े सेट में से, ए में से। तो इसलिए हम बी को बोलेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हम बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये तो सेंटेंस में मैंने लिखा एंड इट इज रिटन एज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का साइन होता है सबसेट ऑफ। सबसेट का साइन ये होता है कि इस तरीके से आप एक कर्व बनाते हैं कि डी इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आ गया इतना? क्लियर है? ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि इसमें कुछ दो चीजें आपको नोट करनी है कि टू important properties of subsets। सबसेट्स की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या? पहली प्रॉपर्टी, empty set is the subset of every set। empty set is the subset of every set। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है। सेकंड प्रॉपर्टी, every set is the subset of itself। every set is the subset of itself मतलब कि अगर मैं किसी भी सेट की बात करूं, तो उस सेट में मैं बाय डिफॉल्ट ये बोल देता हूं कि एम्प्टी सेट तो उसका सबसेट होगा ही होगा। एम्प्टी सेट का मतलब क्या? कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं। ठीक है, जिसको हम तो फाइव से बता सकते हैं। हाँ जी, फाइव। हाँ फाइव, जिसको एम्प्टी सेट को हम फाइव बोलते हैं ना, वो वाला। तो एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है। और फिर दूसरी प्रॉपर्टी है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना खुद का ही सबसेट भी होता है। तो अब जरा मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेट लिया 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स देखता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ऑल पॉसिबल
all possible subsets of capital A will be, कैपिटल ए के सारे all possible subsets of capital A वो क्या होंगे, पहला सबसेट क्या होगा, हर एक सेट का, कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट जरूर होगा। ठीक है, तो पहला तो सबसेट हो गया एम्प्टी सेट, आपने ऐसे बना दिया कि कर्ली ब्रैकेट बना दिए और उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया, तो एम्प्टी सेट कहलाता है। या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि फाइल है ना, फाइल का मतलब भी एम्प्टी सेट होता है। कॉमा, फिर आप क्या करें, एक एक एलिमेंट को लें, वन ये एक सबसेट हो गया, टू ये एक सबसेट हो गया, थ्री ये एक सबसेट हो गया, फोर ये एक सबसेट हो गया। मैं ये हटा रहा हूँ, नीचे जो मैंने फाइल लिखा है मैं ये हटा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैंने क्या करा, ये एक भी एलिमेंट नहीं अंदर, खाली बिल्कुल। ठीक, पहले मैंने ये करा, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, जितने भी एलिमेंट्स हैं तो मैं एक एक एलिमेंट ले रहा हूँ, वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर, तो एक एक एलिमेंट ले लिया। फिर क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट्स है, दो दो एलिमेंट्स का ग्रुप बनाइएगा, ऐसे वन कॉमा टू, वन को टू के साथ लेंगे, फिर लीजिए वन कॉमा थ्री, वन को थ्री के साथ लेंगे, फिर करें वन कॉमा फोर, वन को फोर के साथ लेंगे, तो वन कॉमा टू हो गया, वन कॉमा थ्री हो गया, वन कॉमा फोर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूंगा कि अब मेरे पास अगला आ जाएगा, अब टू का ग्रुप बनाइए, तो हम कहेंगे टू कॉमा वन, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वन टू और टू वन एक ही बात होती है। तो अब टू का ग्रुप थ्री के साथ नहीं है तो लिखिए टू कॉमा थ्री, फिर टू का ग्रुप फोर के साथ नहीं है तो लिखिए टू कॉमा फोर, ये हो गया। फिर देखिएगा, दिखाई दे रहा है सभी को, Yes, sir. है ना। फिर देखिएगा कि अब मैं थ्री के साथ लूंगा, तो थ्री वन, थ्री वन, वन थ्री आ चुका है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। थ्री टू, तो टू थ्री आ चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। थ्री फोर नहीं आया है तो आप यहाँ पर लिखिएगा थ्री कॉमा फोर, ये हो गया। उसके बाद फोर, तो फोर वन आ चुका है, वन फोर कोई जरूरत नहीं, फोर टू, टू फोर आ चुका है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, और फोर थ्री, थ्री फोर आ चुका है तो इसकी भी जरूरत नहीं। अब तीन तीन के ग्रुप बनाइए, तो तीन तीन का ग्रुप क्या होगा, वन टू थ्री, पहला तो ये हो गया, फिर दूसरा बनाइएगा टू थ्री फोर, दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा बनाइएगा वन टू थ्री फोर, फिर बनाओ थ्री फोर वन, वन थ्री फोर, वन थ्री फोर लिख लो या थ्री फोर वन लिख लो, वो एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वन टू फोर कर सकते हैं, फोर वन टू, फोर वन टू, ये हो गया। फिर फोर टू थ्री करोगे तो वो तो आ चुका है, और कोई देखिए वन थ्री फोर हो चुका है, वन टू फोर ये हो गया, फोर वन टू ये भी हो गया। मतलब वन का एक बार देखें, कोई दो दो एलिमेंट लेकर वन के बाद ले लिया टू थ्री, वन टू थ्री हो गया, वन थ्री फोर हो गया, फिर वन टू थ्री हो गया, वन टू थ्री हो गया, वन थ्री फोर हो गया, वन टू फोर भी हो गया, वन थ्री फोर हो गया, तो वन का तो सबके साथ हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा टू का, तो टू वन फोर, टू वन थ्री, तो टू वन थ्री तो हो चुका है, फिर टू थ्री फोर, तो टू थ्री फोर भी हो चुका है, फिर टू टू फोर वन भी हो चुका है, तो हो चुके हैं सारे के सारे। तो तीन वाला भी हमारे पास हो गया। अब उसके बाद आप चार वाला देखिए, तो चार वाले के अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, वन टू थ्री फोर, ये हो गया। सर ये नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है ना? नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन सबसेट्स अगर आपको रिप्रेजेंट करने होंगे तो वो आप एक एक चेक करके ही बनाएंगे। ठीक है, ओके हालांकि वो पूछा नहीं जाता। आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि a इज इक्वल टू, मान लो सिर्फ वन होता, सिर्फ वन होता, एक ही एलिमेंट होता है इसके अंदर, तो इसके जो सबसेट्स होते हैं, इसके सबसेट्स कैसे निकाले जाते हैं, पहला सबसेट आता है एम्प्टी सेट और दूसरा सबसेट आ जाता है वन, तो कितने सबसेट हो गए, दो। दो हो गए। तो फॉर्मूला टू की पावर n होता है, कितने एलिमेंट है अंदर, एक एलिमेंट है, तो टोटल कितने हो गए, एक और दो, टू की पावर वन,
इसी तरह से यहाँ पर 4 है, 1 2 तो 2 की पावर 4 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का तरीका है कि हम 2 की पावर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो रख देते हैं। जैसे 4 एलिमेंट्स हैं सेट में, तो 2 की पावर में आ गया 4। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. है ना, तो 2 की पावर में 4, तो ये मेरे पास टोटल सेट्स हो गए। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले तो एम्प्टी सेट और सबसे बाद में कौन सा सेट आ गया, वो सेट जो खुद ही वो अपने आप में, मतलब एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सबसे पहले तो आ गया एम्प्टी सेट और फिर बाद में आखिरी सबसेट वो है जो वो सेट खुद है अपने आप में। तो ये हमारे पास सारे के सारे सेट्स हो गए। अब हम अगर ये कहें कि ये जो सेट्स आए हैं मेरे पास, ये जो सेट्स आए हैं, इन सेट्स को आप एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट यहां लगाओ और एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट यहां लगाओ। ठीक है, एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट शुरू में लगाया और एक बड़ा कर्ली ब्रैकेट हमने लास्ट में लगाया। तो इससे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 आ गए टोटल। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये उस ओरिजिनल सेट के सबसेट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल पी और ब्रैकेट में ए, कैपिटल पी और ब्रैकेट में ए, दिस इज नोन एज Power set. पावर सेट। तो जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सब सबसेट्स को आप एलिमेंट मानते हो, जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सबको एलिमेंट मानते हुए आप एक सेट की तरह अगर रख दें, तो वो जो सबसेट्स का पूरा जो टोटल सेट बनता है दैट इज नोन एज पावर सेट। ठीक है, उसके बाद नोट करिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of a set having n elements. Total number of subsets of a set having n elements is equal to 2 की पावर n। ये आपने देख ही लिया कि अगर एक एलिमेंट है तो देखिए कितने सबसेट बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, यानी कि 2 की पावर 1 2 हो गया। अगर 4 एलिमेंट्स है तो आपने देखा 2 की पावर 4 यानी कि 16। ऐसे ही अगर 3 एलिमेंट हो तो कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेंगे। बताइए जी, क्लियर है? आगे बढ़ो फिर, क्लियर है? चलिए बताइए। Yes, sir. ठीक है, अच्छा, अब इसी के बाद में मैं एग्जांपल्स देखता हूँ। पेज नंबर 10 पर एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 11 पहले ये देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। पेज नंबर 10 पर है एग्जांपल नंबर 9। पेज नंबर 10 एग्जांपल नंबर 9, इसमें क्या दिया है, कंसीडर द सेट्स। मुझे कुछ सेट्स दे रखे हैं, कुछ सेट्स दे रखे हैं, कंसीडर द सेट्स। फाई a इज इक्वल टू 1 3, एक सेट को दे रखा है फाई, फाई का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, एक सेट दे रखा है मुझे a इज इक्वल टू 1,3, a इज इक्वल टू 1,3। दूसरा सेट मुझे दे रखा है b इज इक्वल टू 159, b इज इक्वल टू 159। ठीक है, a हो गया, b हो गया और एक सेट दे रखा है c 13579, तो c हो गया 13579। तो ये मुझे इतने सेट्स दे रखे हैं। अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना होगा, अब देखिएगा कि इन्होंने पूछा है कि इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आदित्य, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है मैथ्स की? आदित्य, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है।
मैं कह रहा हूँ मैथ्स की एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? हाँ हाँ सर, खोल रखी है मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कंसीडर द सेट्स। अब मुझे इसमें सिंबल लगाने हैं, मुझे या तो इसमें सिंबल लगाना है ये वाला सबसेट वाला, और या फिर मुझे सिंबल लगाना है ये नॉट अ सबसेट वाला। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा फर्स्ट पार्ट है फाइव, फर्स्ट पार्ट है फाइव और आगे डैश लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है बी। क्या फाइव बी का सबसेट है? हम बोलेंगे कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यस, फाइव इज द सबसेट ऑफ बी। बताइए फर्स्ट पार्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड इन्होंने पूछा है ए डैश बी। तो ये ए है, यहाँ पर डैश है और यहाँ पर बी है। क्या ए बी का सबसेट है? अभी बताते हैं। देखिए बी में है 159 लेकिन ए में है 13। तो अगर यहाँ पर 3 होता ना बी में तो मैं कहता कि हाँ वो बी में से निकला है, लेकिन वो बी में से नहीं निकला। तो मैं कहूँगा ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर रीजन लिख दीजिए, बिकॉज बिकॉज 3 belongs to A but 3 does not belongs to B। 3 belongs to A but 3 does not belongs to B। बताइए समझ में आ गया आप बच्चों को सबको? यस सर। ठीक है, ये आदित्य बिलोंग्स का साइन होता है। बिलोंग्स का मतलब कि 3 उसके अंदर है, लेकिन 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब 3 बी के अंदर नहीं है, मतलब वो उसमें से नहीं निकला। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है कि ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी, इसके बाद क्या होगा? क्या ए सी में से निकला है? हम कहेंगे यस, क्योंकि Yes. 1 और 3 दोनों सी में हैं और सी में से हमने इसको निकाला। तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। बताइए क्लियर थर्ड पार्ट? ऐसे ही फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट है बी डैश सी। क्या बी सी में से निकला है? हम कहेंगे यस, क्योंकि सी में 1 है, 5 और 9 और 159 बी में भी है, तो बी सी में से निकला है। तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी। चारों पार्ट सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए जी मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एग्जांपल 10 सॉरी। एग्जांपल 10 में दिया है कि लेट a is equal to a e i o u and capital B is equal to a b c। तो कैपिटल A ले रखा है मेरे को, a e i o u, ठीक है, और कैपिटल B ले रखा है a b c d, a b c d, ये ले रखा है a b c। और ये पूछ रहे हैं इज कैपिटल A अ सबसेट ऑफ B? नो। व्हाई? इज B अ सबसेट ऑफ A? नो। व्हाई? आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों है। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहले वो पूछ रहे हैं क्या A B का सबसेट है? तो हम कहेंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। A B का सबसेट नहीं है। रीजन में आप बस इतना लिखिएगा कि A जो है वो हमने मान लिया चलो बी में से निकला है, बी में से निकलकर ए में आ गया, ठीक है, लेकिन कैपिटल जो कैपिटल ई है वो ए में तो लाई कर रहा है लेकिन बी में लाई नहीं कर रहा है। तो मेरे लिए बस एक एलिमेंट भी अगर बिलोंग नहीं करेगा तो उतने पर ही मैं लिख दूंगा कि वो उसका सबसेट नहीं है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ई स्मॉल ई बिलोंग्स टू ए बट स्मॉल ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इतना रीजन बहुत है, इतना रीजन बहुत है, समझ में आ गया आपको? भाई मैंने माना कि अगला एलिमेंट है आई, वो भी ए में लाई करता है लेकिन बी में नहीं है। अगला एलिमेंट है वो भी ए में लाई करता है, बी में नहीं है। यू वो भी ए में लाई करता है, बी में नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे एलिमेंट्स भी ना हो, हम तो बस एक लिख देंगे, उतना ही बहुत है। अगर एक भी एलिमेंट वो इस तरह से होता है ना कि वो बी में लाई नहीं करता लेकिन ए में लाई करता है, तो उससे भी हम कह सकते हैं कि वो सबसेट नहीं है। तो इसलिए मुझे सारा लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं, आपने एक लिख दिया सफिशिएंट है। क्लियर है? क्लियर है, बताइए। यस सर। यस सर।
ठीक है। अब इस चीज की थोड़ी सी इस चीज की आदत डाल देना, क्लियर है, समझ में आया, ये मैं बार बार पूछता रहता हूँ क्योंकि मुझे आपकी शक्लें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हो सकता है आप इरिटेट हो जाए कि यार ये तो बार बार पूछते रहते हैं, तो बार बार जवाब देने के लिए भी तैयार रहो। मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे। कोई चीज ना ओके समझ सर। में आए तो बीच में रोककर पूछिए। ठीक है, अब देखना है कि B इज अ सबसेट ऑफ A, तो हम कहेंगे B इज आल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ A। रीजन क्या है कि A B में तो लाई करता है, A में भी लाई करता है। चलिए ठीक है, B स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये कैपिटल B में तो है लेकिन कैपिटल A में नहीं है, मतलब ये कैपिटल A में से नहीं निकला। ठीक, बट स्मॉल b डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल B। इतना रीजन सफिशिएंट। ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 के बाद अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल 10 के बाद एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में क्या है, लेट A B and C be थ्री सेट्स। ठीक है, चलिए जी, तो दे रखा है A B and C आर थ्री सेट्स, कोई तीन सेट्स है। फिर उसके बाद में है इफ A belongs to B and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? If A belongs to B, if A belongs to B and B is a subset of C and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? A is a subset of C, ये बताना है ट्रू और फॉल्स। सिर्फ ये चीज बतानी है आपको, सिर्फ ये चीज बतानी है कि A belongs to B and B is a subset of C। A belongs to B and B is a subset of C। तो हम क्या करते हैं, इन्होंने बोला कि B is a subset of C। अब एक काम करते हैं, A belongs to B का मतलब क्या है, ये A B और C ये तीन सेट्स हैं, तो आप मानिए A B और C तीन सेट्स हैं, तो लेट कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल कैपिटल A इज इक्वल टू 1। तो मैंने ये सबसे छोटा मान लिया कि एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो मैंने ये कह दिया कि लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 1 विद इन अ कर्ली ब्रैकेट। तो ये मैंने एक सेट मान लिया A। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला कि A बिलोंग्स टू B। बिलोंग्स टू B का मतलब क्या है कि B एक ऐसा सेट है जिसके अंदर A एज एन एलिमेंट लाई करता है, मतलब ये जो A है ना, ये पूरा का पूरा एज एन एलिमेंट ये इसके अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो B इज इक्वल टू इसके अंदर A लाई करेगा। ठीक है, कॉमा 2 हमने मान लिया कि ये B एक दूसरा सेट है। ठीक है, अच्छा, फिर ये पूछ रहे हैं कि A क्या A C का सबसेट होगा, ट्रू और फॉल्स, ये बताइए। अच्छा, और B जो है वो क्या है, B C का सबसेट है। तो इसका मतलब जब B C का सबसेट है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो C है ना, C में ये दो एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और यहाँ पर आप लिख लीजिए let A is equal to this, let B is equal to this, let C is equal to this। ये मैंने किस तरह से लेट करें ये आप समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ये समझ में आ गया, बताइए नवा दृष्टि, ये समझ में आ गया किस तरह से? यस सर। नहीं, यस सर। क्योंकि A belongs to B, तो A मैंने बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा सेट मान लिया कि A belongs to B, मतलब A जो है वो B के अंदर लाई करता है। पूरा का पूरा A जो है वो पूरा का पूरा B के अंदर लाई करता है। ठीक है, belongs to B का मतलब यही है। तो इसका मतलब A है पूरा एक सेट 1, तो 1 विद अ कर्ली ब्रैकेट ये B के अंदर लाई करता है।
और 2 दूसरा एलिमेंट हो गया। तो बी जो सेट है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक है 1 विद इन अ कर्ली ब्रैकेट और दूसरा है 2, ये हो गया। फिर है कि बी जो है वो सी का सबसेट है, यानी कि जो जो बी है वो सी में से निकला है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बी के दोनों एलिमेंट्स है ना, ये सी के अंदर लाई करते हैं। तो अब आप बताइए ए इज द सबसेट ऑफ सी, ऐसा हो सकता है? ये कहेंगे नो, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर ए इसका सबसेट होता ना, तो आप ये कहोगे कि अरे 1 है तो सही इसमें और 1 यहाँ पर आ रहा है। ऐसे नहीं होता। अगर सबसेट बनाना होता है तो अंदर का जो भी एलिमेंट है, अंदर का जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को आप बाहर निकालोगे और कर्ली ब्रैकेट में डालोगे। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि a इज इक्वल टू 1, ये है। ठीक है, तो तो सर हम ये बोल सकते हैं कि A बिलोंग्स टू C। हाँ, एक मिनट अभी बताता हूँ। हम ये बोल सकते हैं कि A बिलोंग्स टू C। ओके सर। A बिलोंग्स टू C, रीजन क्या है? So what all have you completed? क्या हुआ? Sir, actually I just joined. Saw your message. अच्छा, इतना लेट कैसे, क्या हुआ? मैंने बहुत पहले कर दिया था सर पता वो मैसेज। सर वो अकाउंट्स के पेपर के लिए पढ़ रहा था, तो उसके बाद डिनर करने चला गया था अभी 10 o'clock। और मैंने ये सबसेट वाला पोर्शन करा रहा हूँ और आगे पहुंच चुका हूँ काफी। चलो सबसेट फिर किसी दिन बताऊंगा। बिल्कुल इसका लास्ट वाला ही पोर्शन देख रहा हूँ और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है। कोशिश करना अगर रिकॉर्डिंग से समझ में आए, वैसे आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रिकॉर्डिंग की लिंक भेज देना। हाँ वो मैं भेज दूंगा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी, मैंने देखा था तुम नहीं थे ऑनलाइन। चलिए, अब ऐसा है कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। अब A बिलोंग्स टू C का मतलब क्या है? ये C के अंदर जो ये लाई कर रहा है ना एलिमेंट, जो 1 लाई कर रहा है, ये 1 एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहा है। तो अब मैं बोलूंगा कि A मतलब ये जो एलिमेंट है ये 1 विद अ कर्ली ब्रैकेट, ये पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है। और एलिमेंट के लिए मैं लिखता हूँ कि A बिलोंग्स टू C। लेकिन अगर मैं बोलता कि अगर मान लीजिए ये A ऐसे होता ना, ऐसे, तो अब क्या होता? क्या अब ये सबसेट होता? यस सर। बताइए अनुभव। यस सर। नहीं, क्लियर नहीं है, दोबारा बताऊं? क्लियर है। ठीक है, आदित्य बताओ। फिर दोबारा बता दो एक और बार। दोबारा बताता हूँ कि अगर कभी भी मैं किसी सबसेट की बात करता हूँ ना, तो ये ऐसे होता है। जैसे आप ये देखो कि यहाँ पर ये 1 है, 1 विद कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ से मैंने 1 को बाहर निकाला और बाहर निकालकर उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। मैंने 1 को मैंने बाहर निकाला और बाहर निकाल के कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। जिसका मतलब क्या है कि अगर ए सी का सबसेट है ना, तो सी के अंदर से कोई भी एलिमेंट निकालो और उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, तो सी के अंदर ये एलिमेंट था, ये पूरा का पूरा एलिमेंट था जो सी के अंदर रखा हुआ था। तो इसको बाहर निकालो और निकाल के कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, नाउ इट इज अ सबसेट। अब ये सबसेट है। इसी तरीके से अगला एलिमेंट क्या है? अगला एलिमेंट 2 है, लेकिन 2 के बाहर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, कोई बात नहीं। 2 को बाहर निकालो और अब कर्ली ब्रैकेट में डालो। ये सबसेट है सी का, ये सबसेट है सी का। समझ गए? यस सर। क्लियर है पक्का? यस सर, पक्का। ठीक है प्रतीक, मैं ये इसमें अभी ना मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, रिकॉर्डिंग में देखकर समझना। जो नहीं आए समझ में तो मेरे से एक बार पूछना। ओके सर। ठीक है, उसके बाद है कि इंटरवल्स की बात करेंगे। जैसे है सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर, तो इस ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे इंटरवल्स की। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर। ठीक है, चलिए जी, ये इंटरवल्स वाला पोर्शन समझाता हूँ। और ये लीनियर इनइक्वालिटीज आपने से जितनों ने भी कर रखी है ना, उनको ये चीज समझ में आ ही जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं। नितिन, पहली जो 2 एक्सरसाइज थी वो कर ली थी?
ये सर वो दोनों कर ली। उसमें सर एक क्वेश्चन में डाउट था सर। वो डाउट में बताऊंगा, लेकिन फोटो खींच के भेजना जो तुमने किया है। ओके सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा। इसमें देखिएगा सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर, तो इसमें मैं बोलूंगा इंटरवल्स है सबसेट्स ऑफ आर। हाँ, रियल नंबर के इंटरवल्स की बात करते हैं, तो इंटरवल्स सबसे पहला लिखेंगे एप्लीकेबल ओनली टू रियल नंबर्स। एप्लीकेबल टू ओनली रियल नंबर, सिर्फ रियल नंबर पर एप्लीकेबल होंगे ये इंटरवल्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं एक बात करता हूँ इसमें कि टाइप्स क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो पहली टाइप इसकी लिखेंगे आप, पहला होगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल क्या चीज है? ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हमने ये बोला कि x is greater than 4 and less than 7, x 4 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसको एक तरीका तो ये हो गया इनइक्वालिटी वाला कि x 4 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है? इट इम्प्लाइज दैट आप ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 4, 7, स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। कर्ली ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रैकेट का मतलब तो वो सेट बन गया। अब मैं इंटरवल की बात कर रहा हूँ। इंटरवल का मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट लगाकर 4, 7, यानी कि वो 4 और 7 के बीच में नहीं कर रहा है, ना तो वो 4 के इक्वल है ना ही वो 7 के इक्वल है। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये होता है, नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन में इस तरफ प्लस इंफिनिटी और इस तरफ माइनस इंफिनिटी, एक तरफ प्लस इंफिनिटी एक तरफ माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ पर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इधर आप कहीं पर दिखा दीजिए 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हो गया। जो x है ना वो 4 के भी इक्वल नहीं है और जो x है वो 7 के भी इक्वल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 4 पर एक बबल बना देंगे। बबल मतलब एक छोटा सा सर्कल बना देंगे ऐसे। ठीक है। इसी तरह से आप 7 पर भी एक छोटा सा ऐसे सर्कल बना देंगे। ठीक, 4 पर और 7 पर आप एक छोटा सा सर्कल बना देंगे और जो बीच का पोर्शन है ना उसे पेंसिल से या पेन से आप डार्क कर देंगे ऐसे। इसका मतलब क्या है कि x is not equal to 4, x is not equal to 7, but x lies between 4 and 7। मेरी बात समझ में आ गई? x is greater than 4 and 7, इसको लिखने का एक तरीका ये है कि x belongs to स्मॉल ब्रैकेट 4, 7, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 4, 7 लिख दीजिए। मतलब ही इसका ये है कि x आपका 4 और 7 के बीच में लाई करेगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 पर आप एक बबल बनाएंगे, इसी तरह से 7 पर एक बबल बनाएंगे और दोनों के बीच का पोर्शन आप डार्क कर देंगे पेन से या पेंसिल से। समझ में आ गया ओपन इंटरवल? ठीक है। यस सर। इसके बाद देखिए, अब मैं दूसरा बताता हूँ, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल में आप देखिएगा कि x इज, और ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना? तो एग्जांपल है ये, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मान लीजिए 8 एंड लेस देन इक्वल टू 13। ये तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि उसमें जो लास्ट वाली वैल्यूज हैं, x कैन बी इक्वल टू देम आल्सो। x जो है वो 8 के इक्वल भी हो सकता है, x 13 के इक्वल भी हो सकता है, दोनों के बीच में लाई तो करेगा ही करेगा।
ठीक है, लेकिन उनके इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पर क्या था कि x दोनों के बीच में लाई करेगा बट उनके इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में लाई भी करेगा और इक्वल भी हो सकता है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 8, 13। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब ही ये है कि x 8 के इक्वल भी हो सकता है, 13 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब वो 8 के इक्वल भी हो सकता है, 13 के इक्वल भी, और दोनों के बीच में तो लाई करेगा ही। फिर अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर ले लिया प्लस इंफिनिटी और यहाँ पर ले लिया माइनस इंफिनिटी। ठीक है, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अब बीच में यहाँ पर कहीं पर हुआ 0 और मैंने बोला कि यहाँ पर आ गया कहीं पर 8 और इधर है 13। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में जैसे यहाँ पर तो बबल बना दिया था, यहाँ पर भी आप ऐसे एक छोटा सा सर्कल बनाकर, लेकिन इसको ना डार्क कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी आप एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे जैसे यहाँ बनाया था, और इसको आप डार्क कर देंगे। डार्क करने का मतलब ये है कि यहाँ पर 8 और 13 दोनों इंक्लूडेड है, और बीच का पोर्शन भी डार्क कर दीजिए। बीच का पोर्शन भी डार्क कर दीजिए। इससे ये समझ में आ गया कि एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 13। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? यस सर। क्लियर है? बताइए दृष्टि, प्रतिन बताओ। यस सर। अब मैं बीच का पोर्शन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा अच्छा, आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि मैं तीसरी टाइप बताता हूँ। ये क्लोज इंटरवल था, अब मैं तीसरी टाइप बता रहा हूँ। ये है सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल। थर्ड है सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल, ये वाले जो इंटरवल है इसमें क्या होता है, आप शायद नाम से ही समझ गए होंगे। इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे ये 8 और 13 था, फॉर एग्जांपल मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ कि x is greater than 8 and less than equal to 13। वो 8 से बड़ा है, 8 के इक्वल नहीं है, 13 से छोटा है और 13 के इक्वल भी हो सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे कि x belongs to 8, 13, बिकॉज वो 8 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर तो लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, बिकॉज वो 13 के इक्वल हो सकता है तो यहाँ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात, है ना? ये चीज क्लियर है, क्योंकि वो 8 के इक्वल नहीं हो सकता, वो 8 से बड़ा ही होगा, है ना? तो इस वजह से 8 पर तो लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, वो 13 से छोटा होगा, दैट इज ठीक, दैट इज करेक्ट। वो 13 से छोटा होगा लेकिन 13 के इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है प्रतीक, अब आ गया समझ में तीनों? यस सर। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा, ये करने के बाद अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो शायद वो भी आप समझ जाओगे अपने आप ही, उसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपने यहाँ पर प्लस इंफिनिटी करा, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी करा, इधर कहीं पर आपने 0 दिखा दिया, यहाँ पर 8 और यहाँ पर दिखा दीजिए आप 13। क्योंकि वो 8 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर आप एक ऐसा बबल बनाएंगे, क्योंकि वो 13 के इक्वल है तो यहाँ पर बबल बना के आप उसको ऐसे ना डार्क कर देंगे। डार्क कर दिया, और अब क्या करिए, अब 8 और 13 के बीच वाला पोर्शन वो तो डार्क करना ही है, वो तो हमारे केस में करते ही आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरह से करेंगे कि इंटरवल्स हो गए। इंटरवल का मतलब क्या है कि हमारा कोई भी एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल किस किस के बीच में लाई कर रहा है। 8 और 13 यहाँ पर बबल बना रखा है, दैट मींस इट इज नॉट इक्वल टू 8। 13 पर बबल को डार्क कर रखा है, दैट मींस इट इज इक्वल टू 13। इसी तरह से यहाँ पर ये 4 के भी इक्वल नहीं है, 7 के भी इक्वल नहीं है, दैट मींस दोनों तरफ आपने बबल बना दिया।
ठीक है, बीच में उसको फिलअप नहीं करोगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये 8 और 13 दोनों के इक्वल है, तो हमने दोनों को फिलअप भी कर दिया। बताइए, समझ गए? यस सर। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे बढ़ता हूँ जरा। हाँ, फिर अगला कॉपर सेट, फिर अगला है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। चलिए, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कॉपर सेट तो मैं आपको बता चुका हूँ। यूनिवर्सल सेट देखिएगा, सपोज देयर आर सम सेट्स, कुछ सेट्स हैं मेरे पास ऐसे, A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 3 4, C कहिए 4 5 6 7 और D कहिएगा 8 9 10। ऐसे मेरे पास 4 सेट है। तो जैसे कैपिटल यू लिखते हैं ना, ऐसे कैपिटल यू, तो कैपिटल यू लिखकर और नीचे थोड़ा सा ऐसे आप बना दीजिए, मतलब जैसे स्मॉल यू को थोड़ा बड़ा करके लिखा गया हो। ठीक है, स्मॉल यू का साइज थोड़ा सा बड़ा करके आप लिख दीजिए ऐसे ऐसे। दिस इज यूनिवर्सल सेट। यहाँ एनसीईआरटी में उसको कैपिटल यू करके बनाकर दिखाया है, लेकिन आप इसको ये दिखाइए, इस तरह से दिखाना आप, ये रोटेशन ज्यादा करेक्ट है, ये करके और फिर लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका मतलब जैसे कोई भी चीज होती है ना, उसका हमेशा कोई ना कोई यूनिवर्सल नोटेशन होता है। नोटेशन मतलब सिंबल होता है कोई ना कोई। अगर मान लीजिए मैं ये बता रहा हूँ ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है, तो हर जगह यही चलेगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही बहुत सारी बुक्स में ये चीज मेंशन कर रखी है कि आप यूनिवर्सल सेट को आप इस तरह से थोड़ा सा नीचे ऐसे एक लाइन खींच दीजिए ताकि क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बच्चे एग्जाम में जैसे लिखते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि आगे मैं 2 ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा आपको। एक ऑपरेटर ऐसा होता है यू, और एक ऑपरेटर होता है उल्टा यू बना देते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कहीं यूनियन और इंटरसेक्शन में या यूनियन में और यूनिवर्सल सेट में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए यूनिवर्सल सेट में नीचे से हल्का सा एक लाइन ऐसे खींच देते हैं कि नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल सेट। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब देखिए। यस सर। ठीक है, अब देखिए ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक। अब देखिएगा कि जैसे मेरे पास सबसे पहले एक सेट है 1 2 3, तो मैं मानता हूं कि 1 2 3 इसी में से निकला है, और उसके आगे हमने 3 एलिमेंट्स निकाल दिए 1 2 3, और इधर कर्ली ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, फिर देखो 2 3 4, यस 2 3 4 भी इसी में से निकाल कर बाहर रख दिए तीनों एलिमेंट, और एक कर्ली ब्रैकेट इधर और कर्ली ब्रैकेट इधर लगा दिया, खत्म। ये भी इसका सबसेट है। फिर मैंने क्या करा 4 5 6 7 ये निकाला, और इसके इधर भी कर्ली ब्रैकेट लगा दी, यस ये भी इसका सबसेट है। फिर 8 9 10 ये यहाँ से निकाला और लगा दिया। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एक कंडीशन की बात करूं, कंडीशन मतलब किसी एक क्वेश्चन की बात करूं, तो उस क्वेश्चन में अगर मेरे को 2 3 4 5 10 इतने भी सेट दे रखे हैं, वो सारे के सारे सेट निकले किस सेट में से हैं, दैट सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। बताइए, मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी यूनिवर्सल सेट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.3 के, कि make correct statements by filling in the symbols belongs to or not belong subset or not a subset in the blank spaces। ठीक है, ये हो गया, और आपका एग्जांपल 2 हो गया। अभी के लिए इतना ही छोड़िए। ठीक है, ये मैं आपको अगर मौका लगता है तो मैं कल भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और लूंगा रात के टाइम पर। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं, आज बस इतना ही करना चाहिए। ओके सर। ठीक है, होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो एक्सरसाइज 1.3 ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो कराऊंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक तो है, मैंने उसमें भेज दिया आपको 1.3 भी।
क्या बेटा? 1.3 भी भेज दी मैंने आपको। अच्छा, मैंने जल्दी में देखा नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप 1.3 ट्राई करिएगा, अगर हो जाती है या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो जो बचेंगे वो हम फटाफट से करके फिर अगले टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, चलिए बेटा ऐसे ही है। फिर कृतिक देख लेना, वीडियो देख लेना, मैं भेज दूंगा। ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके।